दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लिया सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिया ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। इसमें वर्तमान में 193 देश शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगर इसके पीछे की यानी गठन के पीछे की कहानी की बात करें तो सबसे पहले 1918-19 के आसपास जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ के गठन का उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में इस प्रकार का युद्ध या लड़ाई झगड़ा दुनिया में न हो, रोकने के प्रयास करने के लिए लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था लेकिन इसने दूसरा विश्व युद्ध रोक नहीं पाया। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो जो दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देश थे जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का उद्देश्य यही था कि भविष्य में आने वाले समय में इस प्रकार के युद्ध जो है न हो, उनको रोका जाए, रोकने का प्रयास किया जाए। हम 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना वर्ष के रूप में जानते हैं। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 से। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के ऊपर दुनिया भर में शांति और सहयोग बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यानी संयुक्त राष्ट्र जो है वह विश्व भर के देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां सभी देश आपस में मिल करके बातचीत करके समस्याओं को सुलझाएं और युद्ध को टालने का प्रयास करें। दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वह हर क्षेत्र के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बना करके रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाएं हैं लेकिन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं और इन 6 अंगों में पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद और चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इन 6 अंगों में से 5 अंगों का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। द हेग में स्थित है। दोस्तों बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और यह केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को यानी सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व मिला है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। यानी इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व हासिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, हर साल दुनिया भर के देशों का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं उन देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या फिर उनके प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेते हैं। यानी हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का दूसरा प्रमुख अंग है और महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे विश्व की पुलिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ही ऊपर जिम्मेदारी है कि यह दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखे, युद्ध और लड़ाई झगड़ा होने से रोके। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। इन देशों को यानी 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिला हुआ है और ये वीटो पावर की मदद से पूरे संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अगला संगठन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह भी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख अंग है और इसका मुख्यालय जो है वह नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून मुद्दों पर सलाहकारी राय देता है।
आईसीजे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो देशों के बीच सामान्य विवादों का फैसला करती है। इसमें जो पदों की संख्या है यानी अदालत है तो न्यायाधीश होंगे, तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है और जो कार्यकाल है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। प्रत्येक राष्ट्रीयता के एक से अधिक न्यायाधीश एक ही समय में अदालत में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते और सामूहिक रूप से न्यायाधीशों को दुनिया की प्रमुख सभ्यताओं और कानूनी प्रणालियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। और अगर हम बात करें भारत से किसी व्यक्ति के बारे में जो आईसीजे में जज बना, तो दलवीर भंडारी जो हैं 27 अप्रैल 2012 को आईसीजे के जज के रूप में निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, या इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था है जो मानवतावादी और विकासात्मक प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। दुनिया भर में बच्चों को सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। 192 देश इसके सदस्य हैं और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वर्तमान में कैथरीन एम रशेल जो है इसकी महानिदेशक जो भी होती हैं, महानिदेशक हैं। यूनिसेफ दूसरे विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन के द्वारा न्यूयॉर्क में 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है। यानी इसका जो गठन हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में जो प्रभावित बच्चे थे, जो माताएं थीं, उनको राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। आज यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पानी, स्वच्छता, गुणवत्ता, पुनः शिक्षा, कौशल निर्माण, HIV की रोकथाम, माताओं और बच्चों के उपचार को लेकर जरूरी कदम उठाता रहता है दुनिया भर में। इसके साथ ही यूनिसेफ बच्चों और किशोरों को हिंसा और शोषण से बचाने का भी काम करता है। दोस्तों, अगला संगठन है रेड क्रॉस। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया भर के लगभग 97 मिलियन स्वयंसेवकों, सदस्यों और कर्मचारियों के साथ एक मानवीय आंदोलन है जिसे मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इस रेड क्रॉस संस्था को प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है 3 बार। ये 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी इसे मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। हर साल 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। और यह संस्था जो है शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का काम करती है। दोस्तों, अगला संगठन है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसे खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन से संबंधित शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का भी मंच है। इसके साथ ही साथ यह इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को रोम में किया गया। इसके अगर कार्यों की बात करें तो यह सभी राष्ट्रों की पोषण स्थिति में सुधार करता है, उत्तम पोषण और कुपोषण से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी का प्रचार प्रसार करता है, कृषि और मत्स्य पालन वन उपज को बढ़ावा देता है, पोषण शिक्षा प्रदान करता है, ग्रामीणों की पोषण स्थिति में सुधार करता है, पोषण सर्वेक्षण सभाओं, गोष्ठी, शोध कार्य करके पोषण के क्षेत्र में जानकारियाँ प्रदान करना, व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना और WHO के सहयोग से सभी के स्वास्थ्य और पोषणात्मक स्तर में सुधार करना। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO मिल करके दुनिया भर के खास करके गरीब देशों में भी पोषण के कार्यक्रम को सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यह कोरोना की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ सालों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है और यह भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विश्व के देशों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य से संबंधित समझ विकसित कराने वाली संस्था है।
यानी स्वास्थ्य के संबंध में दुनिया भर के देशों के बीच समन्वय और सहयोग बनवाने की जो जिम्मेदारी है WHO की है। 194 सदस्य देश इसके सदस्य हैं और यह संयुक्त राष्ट्र की एक आनुषंगिक इकाई है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है और महामारी जैसी संकट के समय दुनिया भर के देशों के बीच समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस हैं, संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। WHO का लक्ष्य वही है, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभाग स्तर की प्राप्ति करना। WHO अंतरिम स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में काम करता है। इसके कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोग निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संवर्धन, स्वस्थ मानव शक्ति विकास और जैव चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं शोध और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास और प्रोत्साहन शामिल है। यह दुनिया भर में कई देशों को सहायता भी प्रदान करता है कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दुनिया भर के गरीब देशों को, विकासशील देशों को मदद भी करता है। दोस्तों, अगली संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, 29 जुलाई 1957 को। यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है। स्वास्थ्य नहीं, मतलब यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो तो अच्छा है, अगर परमाणु बम बनाने लगे तो फिर यह दिक्कत की बात हो सकती है। इसलिए इस संस्था के ऊपर जिम्मेदारी है कि दुनिया में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है इस संस्था के ऊपर है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। दोस्तों, अगला संगठन है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यह भी पिछले 1-2 वर्षों से काफ़ी चर्चा में है। नाटो जो है एक सैन्य संगठन माना जाता है, सैन्य संगठन है, मिलिट्री अलायंस। इसका गठन जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर साइन किया गया वाशिंगटन DC में अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना की गई थी। यह एक सैन्य संगठन माना जाता है। इसके पीछे गठन की कहानी इसके गठन के पीछे कहानी यह है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी। एक अमेरिका का नेतृत्व में हुए और दूसरा USSR के नेतृत्व वाली दुनिया। और जो यूरोप था वह भी 2 भागों में बढ़ गया। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका की तरफ थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो रूस की तरफ, यानी उस समय के USSR की तरफ थे। पश्चिम के देशों को खतरा था रूस यानी USSR से कि कहीं यह हमारे ऊपर हमला न कर दे। इसलिए अमेरिका के नेतृत्व में मिल करके नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह एक सैन्य संगठन है। इसके समझौता में लिखा गया है, यानी जब समझौता हुआ तो उसमें लिखा गया है कि नाटो के सदस्य देशों पर अगर किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो यह माना जाएगा कि हम सब पर हमला हुआ है और सब उसकी मदद करेंगे। और दोस्तों, जब 1949 में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 12 सदस्य थे और आज नाटो में सदस्यों की संख्या जो है 30 सदस्य हो गए हैं। इसके संस्थापक देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल आदि थे। ये नाटो के संस्थापक सदस्य थे और स्थापना के बाद इसका विस्तार होता गया, मतलब नाटो के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और आज 30 सदस्य यानी 30 देश जो है नाटो के सदस्य बन गए हैं। और आज जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसका वजह भी यही है, नाटो का जो विस्तारवादी सोच है। रूस यूक्रेन पर हमला इसलिए किया कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनने की चाह कर रहा था और रसिया का कहना है कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। तो यही सब है। दोस्तों, अगला संगठन है यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संघ। यानी काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ के काफ़ी नुकसान हो गया था। बाद में समझ में आएगा कि नहीं, अगर देश का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है तो आपस में मिल करके ही होगा। इसलिए यूरोप के देशों ने आपस में संगठन यानी मिलने के लिए एक संगठन बनाया। इसी का नाम है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन एक 27 यूरोपीय महाद्वीप के देशों का संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 में हुआ था। यह संगठन यूरोप में राजनैतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना से मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा बनाया गया था। इसमें यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी शामिल है।
आपको जानकारी दे दें कि कुछ यूरोप के काफ़ी देशों में केवल एक ही मुद्रा चलती है, यूरो। और वहाँ के काफ़ी देशों में ऐसा भी है कि बिना वीज़ा लिए आप एक दूसरे देशों में आसानी से जा आ सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और नाटो, इन दोनों का जो मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। रिसेंटली मतलब 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। यूरोपीय यूनियन ने मिल करके यूरो की स्थापना की। यूरो जो है करेंसी है, जो बाद में 12 देशों की राष्ट्रीय मुद्रा बनी। यूरोपीय यूनियन के गठन का उद्देश्य यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों को एक आंतरिक साझा बाजार संचालित करता है। इन देशों के बीच माल, पूंजी, सेवाओं की मुफ्त आवाजाही होती है। यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना वीजा के आवागमन कर सकते हैं। यह देश आपस में कानून, चिकित्सा, पर्यटन, बैंकिंग, बीमा सभी सदस्य देशों में व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। दोस्तों, अगला संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 यानी 190 सदस्य देश हैं। इसका घोषित मिशन है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करना है। ये IMF का घोषित उद्देश्य है। 1944 में गठित 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ। मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केस के विचारों के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में एक शहर है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन के बाद IMF की स्थापना हुई। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वह डामाडोल हो रही थी, तो ऐसे समय में उन अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जैसी संस्थाओं के गठन की परिकल्पना की गई। तो IMF का गठन जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ। वर्तमान में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ है। IMF के साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इसमें 189 मेंबर कंट्रीज है यानी सदस्य देश हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी। वर्तमान में डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और IMF की जो स्थापना है एक साथ हुई थी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के यानी ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स की संस्था हैं। इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा, क्योंकि इसी ब्रेटन वुड्स के बाद इन संस्थाओं का परिकल्पना किया गया गठन की। यहाँ पर दोनों में अंतर बताया गया है विश्व बैंक और IMF में। तो विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि IMF जो है केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि IMF के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। ये विश्व बैंक केवल एक अकेला संगठन नहीं है, विश्व बैंक ग्रुप है। इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल किया जाता है। पहला है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी, तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के उद्देश्य से IBRD की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 189 सदस्य हैं। IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋण से ग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। सलाह भी देता है कि ऐसे काम करो। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। 1956 में स्थापित इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है।
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके 173 देश हैं। आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थिति में सुधार करना, इसके लिए अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। चौथा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ICSID अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। आज दुनिया भर के निवेशक जो हैं दुनिया भर में निवेश करते हैं, तो इससे संबंधित जो विवाद होगा ICSID हल करेगी। पांचवी संस्था है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में मीगा की स्थापना की गई। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 179 देश इसके सदस्य हैं। इसको विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसमें 5 जो है संस्थाएं शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा में कई संगठनों का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय यानी उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। इसने आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को अपना काम करना शुरू किया और इसने किसी संस्था को अपदस्थ किया। जैसे 1948 में एक संस्था बनाई गई थी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति, जिसे हम कहते हैं गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में किया था। जब WTO का गठन हुआ तो गेट जो है समाप्त हो गया। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए इस WTO के अगर कार्यों की बात करें तो विश्व व्यापार समझौता और बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सहयोग करना, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। दोस्तों अगला संगठन है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम अगर हिंदी में कहेंगे तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। 1967 कन्वेंशन के अनुसार विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना WPI को देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए 26 अप्रैल 1970 को जब सम्मेलन लागू हुआ तो इसका संचालन शुरू हुआ। यानी गठन की बात करें तो 14 जुलाई 1967 से WIPO का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें बौद्धिक संपदा की तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है संपत्ति की एक श्रेणी है। बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल है। इसमें अन्य प्रकार के अधिकार भी हैं जैसे व्यापार रहस्य, प्रचार के अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा की खिलाफ अधिकार।
WIPO के कार्य क्या हैं? हर पल बदलती दुनिया में संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह नीतिगत मंच का काम करता है। विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देना भी इसके कार्यों में शामिल है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी इसकी जिम्मेदारी है। सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का विकास करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना। WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। यानी एक तरह से यह, मान लीजिए कोई आविष्कार हुआ, आपने कोई आविष्कार किया, आपको पेटेंट कराना है कि दुनिया में उसे कोई न बनाए, तो WPI से संपर्क करना पड़ेगा, WIPO से, विपो से। दोस्तों, अगला संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। यह जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये किसका कहना है कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि एक समय था दुनिया में कि दुनिया दो गुटों में विभाजित थी। एक तरफ अमेरिका का गुट था, दूसरी तरफ USSR का गुट था। कुछ देश ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे भाई। तो उन्हीं देशों का एक संगठन हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ उनका, और राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी पावर ब्लॉक में के संग या विरोधी नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो और घाना के एनक्रुमा के द्वारा आरंभ किया गया था। यानी इन देशों के इन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इस आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1961 में सर्बिया घोषणा के बाद हुई थी। यानी बोर्डुंग सम्मेलन के 6 वर्ष के बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और 2018 तक की बात करें तो इसमें कुल 120 विकासशील देश शामिल हो चुके थे। गुट निरपेक्ष की जो पहली बार चर्चा थी 1955 में हुई थी। 1955 में इंडोनेशिया में हुए एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है बाद में 1 सितंबर 1961 को हुआ, और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। दोस्तों, अगला संगठन है कॉमनवेल्थ। आप सुने होंगे कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं। तो कॉमनवेल्थ जो संगठन है उसमें जो शामिल देश हैं उन देशों के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाता है। राष्ट्रमंडल इसे कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो किसी न किसी रूप में कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े रहे हैं, यानी कभी न कभी ब्रिटेन ने उन देशों पर शासन किया। ब्रिटिश साम्राज्य उन देशों तक था। इन देशों पर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटानी शासन था और बाद में ये देश स्वतंत्र हो गए। राष्ट्रमंडल के सभी 53 सदस्यों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर वर्तमान की बात करें तो कॉमनवेल्थ में कुल 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज शामिल हैं। राष्ट्रमंडल की नींव 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवादी सिद्धांत पर आधारित है, और कॉमनवेल्थ उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा करते थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, और ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं देशों का संगठन है जहां ब्रिटिश शासन था। इसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ब्रिटेन का कभी भी शासन नहीं रहा, जैसे मोजाम्बिक और रवांडा। कॉमनवेल्थ की अगर स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, अगला संगठन है सार्क, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, हालांकि यह क्षेत्रीय संगठन है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका हिंदी नाम है। यानी यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें सदस्य देशों की अगर बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, कुल 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में बनाया गया है। संगठन आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया। अब जब सार्क की बात कर रहे हैं तो आसियान की भी बात कर लेते हैं। आसियान यानी
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, इसे ही आसियान कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता इंडोनेशिया में है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। यह भी एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके देशों यानी सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद आसियान की स्थापना की गई। तो आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसके संस्थापक राष्ट्रों की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। बाद में कई देश यानी लगभग 5 देश बाद में इसके सदस्य बने। इसका जो उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना और यही तमाम क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और जब दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं तो बिम्स्टेक संगठन की भी बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसे बिम्स्टेक कहा जाता है। बिम्स्टेक इसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। यानी जो देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं उन देशों का संगठन। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है, जो मुख्यालय है, वो ढाका बांग्लादेश में है। इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना। बंगाल घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। शुरू में इसमें केवल 4 सदस्य ही थे, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में कुछ सदस्य देश इसमें शामिल हुए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 देश इसके सदस्य हैं। 1957 में बैंकॉक घोषणा के बाद यह अस्तित्व में आया था। अगला संगठन है संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वह है कहाँ पर है? चाइना में है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है और इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अच्छा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% और दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक को कवर करता है। इस बार एससीओ का जो अध्यक्ष है वो भारत बना है। भारत में एससीओ का सम्मेलन होगा 2023 में। एससीओ संघाई सहयोग संगठन शुरू में 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच इसकी स्थापना का प्रावधान था। 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ एक नए संगठन की घोषणा की 15 जून 2001 को। बाद में इसमें कुछ अन्य देश भी जुड़े, जैसे भारत और पाकिस्तान भी 2017 में इसमें शामिल हो गए। ईरान भी इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक है। वर्तमान में 8 जो देश हैं इसके सदस्य हैं चीन, इंडिया यानी भारत, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें जो मध्य एशियाई देश हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तुर्कमेनिस्तान कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। हालांकि कई देश इंटरेस्टेड हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया इसमें शामिल होने के लिए। अगला संगठन है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक, एक्सपोर्टिंग लिखा है ना, तो निर्यातक देशों का एक संगठन।
ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम उत्पादक देशों 13 देशों का एक संगठन है। इसके सदस्यों की बात करें तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी और कांगो हैं। यानी 13 देश जो हैं ओपेक के मेंबर हैं वर्तमान में। इसका जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1960 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। यानी ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर के 1960 में ओपेक की नींव रखी। अब इसमें 13 सदस्य देश हैं। यूएई, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, इराक, ईरान। इन 13 सदस्य देशों को याद करना, जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, कतर नहीं है, कुवैत, कांगो, अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबोन, लीबिया और नाइजीरिया तथा वेनेजुएला। कुल मिलाकर के 13 देश हैं इसमें। और ये जो 13 देश हैं कहते हैं कि दुनिया में कच्चे तेल का लगभग 40% और दुनिया के तेल भंडार का 80% हिस्सा रखते हैं। अगला संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे संक्षिप्त में यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पूरा नाम इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। इसका काम शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था के रूप में 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मौलिक न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी। मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। यूनेस्को के बारे में हम इसलिए जानते हैं कि यह दुनिया भर के स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करती है। यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो दुनिया भर में 1157 यानी इससे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हैं। इटली में सबसे अधिक हैं 58, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। भारत की तरफ से बात करें तो 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और वैश्विक और अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यक इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला संगठन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। अब एडीबी में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वह मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।